गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपेक्स कॉलेज मकराना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमारे टॉपिक को ग्रेडियंट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और सबको कंटिन्यू करेंगे। हमने पहली क्लासों में स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर फील्ड क्या होते हैं, वेक्टर फील्ड क्या होते हैं, ग्रेडियंट क्या होता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, डिफरेंशिएशन उसका किस प्रकार करते हैं। आज हमने इतना पढ़ा, हम आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे मैं उनको बताता चलूंगा। जैसे स्टोक्स थ्योरम है, गेस थ्योरम है, वो आपको आनी जरूरी है, लेकिन उनको समझने के लिए हम जिन छोटी छोटी चीजों को पढ़ रहे हैं, डाइवर्जेंस क्या है, ग्रेडियंट क्या है, डेल ऑपरेटर क्या है, ये कर्ल क्या है, ये चीजें आनी बहुत जरूरी है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज। यदि ग्रेडियंट की बात करें तो हम कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू डेल फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट को केवल GRAD, ग्रेडियंट ऑफ साइन, ग्रेडियंट ऑफ साइन इक्वल टू डेल साइन होता है। याद रखना है आपको, ठीक है। यदि हम आज पढ़ेंगे कि जो ऊष्मा का संचरण है वह टेम्परेचर ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। पहला लिखते हैं ऊष्मा का संचरण टेम्परेचर ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। सबसे पहला अर्थात Q ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -K dQ by dt by dx। Q इक्वल टू क्या होता है, J, या आप Q को लिख सकते हो या आप J को भी लिख सकते हो, हमें पता है वह Q या J होता है माइनस लैम्डा डेल T by डेल x। क्या होता है, माइनस लैम्डा dt by dx। dx क्या है, किसी एक यूनिट लेंथ, क्या यूनिट लेंथ में यदि आप इसको j से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऊष्मा का संचरण टेम्परेचर ग्रेडियंट पर निर्भर करता है, मतलब j इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dx। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने लैम्डा का प्रयोग किया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो भी इसको फोरियर नियम भी कहते हैं, इसको फोरियर नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोरियर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। अतः हम कह सकते हैं यह क्या है, JQ इक्वल टू होता है QA by T। क्या होता है, QA by T। Q क्या है, हीट, A क्या है, कोई एरिया, और T क्या है, किसी समय, डेल स्मॉल t क्या है, किसी समय, किसी टेम्परेचर, किसी टाइम t पर किसी एरिया से कितनी हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। और जो लैम्डा है वह क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। लैम्डा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे कि हम करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू क्या होता है, I by A। J इक्वल टू क्या होता है, J करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू I by A। हमें पता है ओम्स लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इक्वल टू IR। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल V।
ये क्या है, वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, आपको ध्यान रखना। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल टू I बाई A। V इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाई R। आपको पता होना चाहिए R बराबर क्या होता है, रो L बाई A। क्या, रो L बाई A, तो I इक्वल टू हो जाएगा V A बाई रो L। क्या, I इक्वल टू हो जाएगा VA बाई रो L। क्या, V A बाई रो L। यदि मैं मान लूं कि जो हमारे पास एरिया है, एरिया क्या है, यूनिट। क्या, यदि हम एरिया को 1 मान लें, क्या, एरिया को J इक्वल टू क्या होता है, I बाई A। क्या, I बाई A, तो हम J इक्वल टू देते हैं डेल V बाई डेल X। J को क्या लिख सकते हैं, डेल V बाई डेल X। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल V बाई डेल X। J ये किसके बराबर होगा, यह है J के बराबर हो। J को क्या लिख सकते हैं, J इक्वल टू लिख सकते हैं J इक्वल टू डेल V बाई डेल X। डेल V बाई डेल X। J क्या है, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट पर यूनिट मतलब ये एक कंडक्टर है, एक चालक है, इसके इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके लिए क्या होगा, यह होगा। इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला होगा। यहां से करंट पास कर रही है, तो कितनी करंट इस एरिया से पास हो रही है, वह है आपके धारा घनत्व। क्या, विद्युत धारा घनत्व। ठीक है, हमने देखा कि I इक्वल टू क्या होता है, AB बाई रो L। क्या, AB बाई रो L। J इक्वल टू होता है I बाई A। यदि मैं E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप सब देखोगे कि जो नीचे आ रही है, ये तीनों एक लंबाई की विमा है। किसकी, एक लंबाई की ही विमा है। यहाँ पर dr लिख दिया, यहाँ पर dx लिख दिया, यहाँ पर dx लिख दिया। अर्थात किसी भी चीज में आप लंबाई के रेस्पेक्ट में उसका अवकलन करते हो, किसी भी भौतिक राशि को यदि लंबाई के सापेक्ष अवकलन किया जाए, तो वह उसके लिए क्या बन जाती है, वह उसके लिए ग्रेडियंट बन जाती है। ठीक है, यदि आप, हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई dr। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर्स, अर्थात वेक्टर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्चुअल में मैं सीधा सा पूछूं कि इंटीग्रेशन क्या चीज है, तो जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना, तोड़ना। क्या, डिफरेंशिएशन का मतलब, अवकलन का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। लेकिन यदि मैं इंटीग्रेशन का नाम लूं, क्या, इंटीग्रेशन का नाम तो है किसी भी सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर जोड़ना। क्या, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तोड़ना। क्या, डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को किसी रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, एक तरीके से विभाजित करते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तोड़ना। क्या, तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब छोटे छोटे भागों को जोड़ना। आज हम पढ़ेंगे सम इंटीग्रल्स, वेक्टर इंटीग्रल। क्या, वेक्टर इंटीग्रल। जैसे मैं कोई एक r वेक्टर मान लेता हूं, जो कि r1 r2 r3 r, यदि मैं कोई वेक्टर मान लूं r। क्या, यदि मैं r एक वेक्टर मान लूं, यदि कोई r वेक्टर है, क्या,
आर वेक्टर है वह r1 i cap r1 i cap r is a function of u r1 is a function of u r1 ये भी u का एक फंक्शन है r1 is a function of u into i cap plus r2 is a function of u j cap plus r3 is a function of u k cap r एक वेक्टर है जो r1 r2 r3 तीनों x y और z में क्या कर रहे हैं z में है। तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें, क्या इंटीग्रेशन कौन सा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैंने बताया कि यदि x डायरेक्शन में इतना है तो इसको जोड़ दो, y डायरेक्शन में इतना है और z डायरेक्शन में इतना है, तो हम इसको क्या करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में जोड़ना शुरू करेंगे। क्या करेंगे हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जब जोड़ना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम r1 इज ए फंक्शन ऑफ u, यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं r वेक्टर u इंटू du। अब हमारे पास पता नहीं है कि हमें इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है जब हमारे पास लिमिट नहीं दे रखी हो। क्या जब हमारे पास लिमिट नहीं दे रखी हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसी को कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और यदि हमें लिमिट पता हो, यदि हमें लिमिट पता हो, अब जैसे इसमें है, इसमें क्या ले लेंगे हम आई कैप को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन r1 इज ए फंक्शन ऑफ u इंटू du प्लस j कैप इंटीग्रेशन r2 इज ए फंक्शन ऑफ u इंटू du प्लस k कैप, क्या k कैप इंटीग्रेशन r3 इज ए फंक्शन ऑफ u du। हम इस पूरे इंटीग्रेशन को u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, हमें पता है कोई एक फंक्शन है r जो कि r1 r2 r3 जो कि x y और z तीनों प्लेन में है। तो वह तीनों प्लेन में, जैसे कि एक बात सीधा सा उदाहरण है, यदि आपके पास यहाँ पर 3 एग है और इधर यहाँ पर 2 बॉल है, क्या है 2 बॉल, तो क्या आप इनको जोड़ सकते हो। मैं पूछूं कि कितने एग है तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि 5 एग, नहीं बोलोगे, आप क्या कहोगे 3 एग है और 2 बॉल है। अर्थात हमेशा जुड़ाव घटाव जो भी है हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज में होता है। मैं जैसे कि एक बॉक्स है, 3 एग इधर है, 2 एग इधर है, दो एक एग इधर है। अब मैं पूछूं कि टोटल एग कितने हैं तो आप कहोगे सर टोटल एग 6 है। कितने 6 एग है, कितने 6 एग। अर्थात हमेशा जो सिमिलर क्वांटिटीज है उन्हीं को जोड़ा जाता है, उन्हीं को घटाया जाता है। तो इंटीग्रेशन भी जो एक्स प्लेन वाले थे उनका एक्स प्लेन के सापेक्ष, जो वाई प्लेन वाले थे उनका वाई प्लेन के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया है। जो इंटीग्रेशन किया है इसकी लिमिट हमें नहीं पता, तो ये कैसा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसा है इनडेफिनेट इंटीग्रल, हमें नहीं पता। ये जो u है वह 1 से 2 जा रहा है, 1 से 100 जा रहा है, -1 से b जा रहा है, -x से y जा रहा है। हमें u की कोई भी लिमिट पता नहीं है। जब हमें इंटीग्रेशन में किसी चीज की लिमिट पता नहीं होती, जब इंटीग्रेशन में हमें चीजों की लिमिट पता नहीं होती तो हम उसे क्या कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। क्या इंडेफिनेट इंटीग्रल, तो मैं लिखूंगा यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, इधर इसको लिख सकता हूं मैं r वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ u इंटू d बाई du इंटीग्रेशन s एक फंक्शन है, क्या है s एक फंक्शन है जो किसका फंक्शन है, s इज ए फंक्शन ऑफ u, s इज ए फंक्शन ऑफ u इंटू du
यदि मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पर तो आ जाएगी फिक्स वैल्यू, क्या कांस्टेंट में क्या आएगा सी क्या आएगा कांस्टेंट, सी क्या आएगा कांस्टेंट। जैसे कि आप सीधा देखा, आपने देखा x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 प्लस सी, क्या x²/2 प्लस सी। फिर हम क्या करते थे, जैसे कि हम लिखते थे x = 0, x = 0, c = 0, x इक्वल यहाँ पर मानते थे कोई p है, यदि क्या है p है, यदि x = 0 पुट करते थे तो c इक्वल टू क्या आता था p, x = 1 तो c इक्वल टू क्या आता था p - 1/2। इस प्रकार से हम करते थे। तो ये है आपके इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। यदि लिमिट लगा दी जाए, यदि लिमिट लगा दो, इसको मैं कर दूं, देखो सीधा सा x² का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम a टू b, क्या फ्रॉम a टू b, तो क्या होगा x²/2, क्या x²/2, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी b² - a²/2, अर्थात अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं नहीं समझता कि ये चीजें आपको नहीं आती होगी, आप सभी क्लास 12 पास करके आए हैं तो आपको इनका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि मैं लाइन इंटीग्रल की बात करूं, क्या लाइन इंटीग्रल की, तो यदि मैं कोई फंक्शन मान लूं x, कोई a फंक्शन मान लूं, यदि लाइन इंटीग्रल का मतलब है जो किसी एक प्लेन के लिए हो, क्या किसी एक, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, आपने पढ़ा होगा सरल रेखीय गति, क्या सरल रेखीय गति। उसी प्रकार जो लाइन इंटीग्रल है, क्या तीन प्रकार के इंटीग्रल होंगे। सबसे पहला लाइन इंटीग्रल, दूसरा एरिया या सरफेस इंटीग्रल, चौथा वॉल्यूम इंटीग्रल। तीन प्रकार के इंटीग्रल होंगे, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम। लाइन में क्या है, जैसे तीन वेक्टर ax i k ay j k प्लस az k k, इस प्रकार से यदि दो लाइन इंटीग्रल है, क्या है लाइन इंटीग्रल है, तो इनको आसानी से सीधा सीधा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, क्या इनको जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम कहें कि कोई एक फंक्शन है, यदि a x y z पर डिपेंड कर रहा है, क्या a जैसे कि मैंने लिखा x y z पर डिपेंड कर रहा है, तो यदि मैं इसको a के फंक्शन के रूप में लिखूं तो a is a function of x y and z, a is a function of x y and z। यदि a x y z पर डिपेंड करता है तो इसके जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, इसको हम लिखूंगा तो लिखूंगा a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k, a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k। यह x y z में एक उसके फंक्शंस हैं। और यदि एक c को क्या करूं मैं, कांस्टेंट मानूं, c को क्या मानूं कांस्टेंट, और यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं कहां से कहां तक, p1 से p2 तक, क्या p1 से p2 तक, कहां से कहां तक, p1 से p2 तक इंटीग्रेट करो, कहां से p1 से p2 तक इंटीग्रेट करूं, क्या लिखूं adr, क्या adr। एक ही जगह लिखूंगा मैं a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k, इंटीग्रेशन p1 p2, सिमिलर इसको यहां लिख देंगे a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k, क्या a1 i k प्लस a2 j k, क्या लिखेंगे a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k। इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष में होगा, dx i k किसके सापेक्ष, dx i k प्लस dy j k प्लस dz k k, dx i k dy j k एंड dz k k के रेस्पेक्ट में होगा। देखो हमें पता है i डॉट i क्या होता है, i डॉट i 1 होता है, तो क्या हो जाएगा
P1 से P2 तक इंटीग्रेशन करना है A1 dx प्लस A2 dy प्लस A3 dz। ये क्या हो गया, ये एक इसका लाइन इंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया, लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। और यदि इसके लिमिट को मैं इस प्रकार कर दूं, ये लिमिट को इस प्रकार कर दूं, ये क्या हो गया, फाइनाइट इंटीग्रेशन। क्या, फाइनाइट इंटीग्रल। जैसे कि मैं करता था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, करता था या नहीं करता था, वह क्या है, उसका डेफिनेट इंटीग्रल है। क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल या फाइनाइट इंटीग्रल। हमने लाइन इंटीग्रल में देखा कोई ए फंक्शन है, जैसे कि हमने फ्लूइड मैकेनिक्स और जो हमारे एरोडायनेमिक्स में हम जो इंटीग्रेशन सी के चारों ओर क्या करते हैं, सर्कुलेशन मानते हैं। क्या करते हैं, उसका चारों तरफ क्या है, सर्कुलेशन है। अब हम पढ़ेंगे अगला सरफेस इंटीग्रल। क्या, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल भी सिमिलर है। देखो लाइन इंटीग्रल के बारे में बताऊं, एक कोई फंक्शन था जो x y z तीनों पे डिपेंड करा था, वह a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k था, ठीक है। यदि मैं उसका इंटीग्रेशन करता हूं किसके रेस्पेक्ट में, dr के रेस्पेक्ट में, लिमिट क्या थी, p1 से p2 तक। कहां से कहां तक, p1 से p2 तक। यदि i से i को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, 1। क्या, 1 j i इंटू जे क्या होता है, 0। तो इसके साथ आएगा a1 dx, a2 dx, a2 dy, a3 dz। यदि मैं इस प्रकार से इसको बाउंड कर दूं, क्या करूं, बाउंड कर दूं, तो यह होगा डेफिनेट इंटीग्रल। क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन। क्या, सरफेस इंटीग्रल। हम कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल का मतलब है जैसे कि कोई सिलेंडर लेंगे, जैसे हमने कोई एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर मान लीजिए, इस प्रकार से एक सिलेंडर है। यदि कोई सिलेंडर इस प्रकार से है, हमें पता है कि जो इसका एरिया है, इसका क्या है, एरिया है। यदि मैं इस एरिया के, यदि इधर लेंथ क्या मान लूं, dx, क्या dx, और हाइट क्या मान लूं, dy। एक सीधा सा है कि एक ये है। यदि ये dx है और ये क्या है, dy है। dx और dy क्या है, बहुत छोटे हैं। क्या है, बहुत छोटे हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होगा, dx इंटू dy। क्या होगा, dx इंटू dy। यदि हम किसी सरफेस के इस प्रकार से निकालने चाहिए, यदि सरफेस का इंटीग्रेशन करना चाहिए, तो हम क्या मानते हैं, उसके किसी एक छोटे से पार्ट को ले लेते हैं। क्या करते हैं, इस छोटे से पार्ट को ले लिया। हमने कहा कि सपोज कीजिए वह XYZ कोऑर्डिनेट है। क्या है, XYZ कोऑर्डिनेट है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यदि ये यहाँ से यहाँ तक है, सपोज कीजिए A से B तक है। क्या है, A से B तक है, तो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि छोटे छोटे पार्ट को मिलाओ और पूरे का निकाल लो एरिया। एरिया निकालना है तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एस। क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अर्थात जो फोर्स जिस इसको क्या कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व। क्या आपने क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे, जैसे ये है कुछ इस प्रकार का है, तो हम क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन करते थे इस प्रकार से। हम कहते थे कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। क्या कहते थे, एरिया अंडर दिस कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। कहते थे या नहीं कहते थे, मतलब जो इसका एरिया है इस कर्व के अंदर है, जो एरिया है यह क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। यदि इधर में f मान लूं, इधर s मान लूं, इधर f मान लूं, तो क्या होगा, f2 माइनस f1 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है s। तो एरिया अंडर द कर्व को हम क्या कहते थे, हम एरिया अंडर द कर्व को कहते थे कि यह इसका एरिया वर्क डन है। क्या है, वर्क डन है। यदि हम वॉल्यूम के लिए करें तो जैसे कि हम मान लें कि किसी भी चीज़ के दो कंपोनेंट होंगे, एक यदि उसका एरिया ds है, क्या है
ds है, क्या है, ds है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन n है, क्या है, इधर देखिए, यदि इसका एरिया में क्या मानूं, ds, क्या, ds, और इसका एक जो डायरेक्शन कंपोनेंट है वह क्या होगा, dn, क्या, dn, dn क्या है, dn इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, a ds dn, dn क्या है, dn उसके लिए उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है, क्या है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा a n कैप इंटू ds, क्या, n कैप a, ये यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर, तो मैं लिखूंगा a इंटू n कैप ds इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यदि फाइनाइट है तो आप उसमें क्या करोगे, यदि फाइनाइट है तो आप उसमें लिमिट पुट कर दोगे, क्या, लिमिट पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, सरफेस इंटीग्रल के लिए एस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस। ये क्या है, इनफाइनाइट इंटीग्रल, क्या है, इनफाइनाइट इंटीग्रल। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्या आता है, dx dy dz, क्या आता है, वॉल्यूम क्या है, बेसिकली आप वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, वॉल्यूम होती है एरिया इनटू हाइट, क्या, एरिया इनटू हाइट। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट कितनी होती है, h, तो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर h, क्या, पाई आर स्क्वायर h। जैसे एक क्यूबॉइड है, क्या है, ये क्यूबॉइड है, यदि क्यूबॉइड के लिए करूं तो इधर देखो, मुझे पता है इसकी लेंथ l है, इसकी ब्रीथ b है, तो यदि इसकी जो ये हाइट है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, इस प्रकार से देखो, जो ये लेंथ हमारे पास, ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी लेंथ इतनी है, ब्रीथ इतनी है, यदि इस प्रकार से देखें, एक मिनट में देखो, हाँ इधर देखो, इसका वॉल्यूम निकालना, ये क्या, क्यूबॉइड है, ये क्या, इसकी लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रीथ है, इधर देखो, लेंथ, ब्रीथ, और ये कितना ऊंचा है, लेंथ, ब्रीथ, इधर से देखने की कोशिश करो, यह है लेंथ, ब्रीथ और इसकी हाइट। यदि आप किसी भी चीज को हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह उसके लिए क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इसी प्रकार जिसे हमने सरफेस इंटीग्रल किया है, सिमिलर उसी में कितना आएगा, a dv, क्या, उसमें 3 इंटीग्रेशन आएंगे, जैसे डबल इंटीग्रेशन है इसमें, 1 2 3, a dv, dv क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल, क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल, क्या, वॉल्यूम इंटीग्रल a ds, ये क्या था, सरफेस इंटीग्रल। हम अगली क्लास में डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में या वेक्टर फ्लक्स के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, देखो फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा बता दो। जैसे ये एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वह किसी एक इस रीजन के लिए कितनी, इस एक एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, इस एरिया से इतनी लाइन पास हो रही है, तो ये इसके लिए क्या है, फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स है। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का एपेक्स कॉलेज मकराना परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, एंड अगेन थैंक यू सो मच।